स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर 9 प्रकाश का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन सब पढ़े थे। आज पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सब हो गया था प्रकाश। एक बार थोड़ा सा दिखा दे रहे पूरा, है ना, किताब में क्या क्या पढ़ा है। प्रकाश हो गया था, है ना। ये किस प्रकार वस्तु दृश्य होती है ये बता दिए थे, कैसे दृश्य होता है। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, यानी ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त नहीं निकलता है तो अप्रदीप्त वस्तु, ये हो गया था। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन हो गया था। ठीक है, किसी सतह से टकरा कर जो प्रकाश वापस आता है वही प्रकाश का परावर्तन है। फिर समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखे थे। ठीक है, जैसे ये परावर्तन का नियम पढ़े थे। 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक बिंदु में होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। ठीक है, ये सब समझे थे। तो ये परावर्तन समतल दर्पण का देखे थे, प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके बाद 2 तरह का परावर्तन देखे थे। नियमित परावर्तन, यानी एक जैसा हो रहा है तो नियमित, और ऐसा उबड़ खाबड़ में हो रहा है तो अनियमित। ठीक है, ये सब देख लिए थे। आज चलिए देखते हैं मानव नेत्र। तो आज बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, कहा कि वैसा कुछ नहीं है। मानव नेत्र यहाँ पर समझना, यहीं पे आपको अच्छे समझा दे रहे हैं। ठीक है, मानव नेत्र और उसकी संरचना। नेत्र के बारे में आगे चल के 10 क्लास में बढ़िया से विस्तार से पढ़ना है। अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मानव नेत्र एवं उसकी संरचना। मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। मानव नेत्र यानी आँख है ना, तो जितना भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ इसको माना गया है। ज्ञानेंद्रियाँ किसको बोलते हैं? तो ज्ञानेंद्रियाँ वैसे अंग, शरीर का वो अंग जिससे कोई ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, कोई ज्ञान हमारे अंदर या सूचना हमारे अंदर प्रवेश करता है, उसी को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे आँख से देख के कोई चीज़ को जानते हैं, जैसे हम देख के पढ़ा रहे काली काले कांच का, इस तरह से आप भी देख रहे होंगे, देख के इसको यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। तो देख के और हम जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, कि ये लिखा हुआ है कुछ, है ना। ये इस तरह से किसी को देख के पहचानते हैं, जानते हैं। तो देख के हमारे अंदर एक सूचना प्रवेश हो रहा है देखने से, यानी कि देखना या आँख जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय हो गया। इसी तरह त्वचा, चमड़ा, यानी कि जैसे कोई छुएगा, कोई टच करेगा कहीं तो पता चलता नहीं, जैसे मारेगा, अच्छा टच करेगा पता चल रहा है, यानी कि स्पर्श से, छूने से, यानी चमड़ा में कोई चीज़ छुआ तो वहाँ से भी न्यूज जा रहा है कि हाँ कोई हमको टच किया। गर्म चीज़ है तो अगर टच हो गया तो हाथ हटाते हैं, या पता चलता है कि हाँ गर्म चीज़ है कि ठंडा चीज़ है। मतलब छूने से भी हमारे अंदर न्यूज पहुँच रहा है, चमड़ा से भी पहुँच रहा है हमारे अंदर ज्ञान, तो वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, है ना। उस तरह से उसके बाद क्या है, सुन के, कानवा से सुन के, जैसे हम बोल रहे हैं अभी सुन के आप कुछ समझ रहे होंगे, तो सुन के जा रहा है आपके अंदर ज्ञान, तो कान भी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। फिर कोई चीज़ हुआ को सूंघियो कहते कहते एकदम ऐसे सूंघते हैं, काप महक रहा है और कोई बदबू महक रहा है तो नाक का ऐसे करके भागते हैं, और बढ़िया खुशबू है तो एकदम लंबा सांस लेते हैं करके। तो सूंघ के भी पता चल जाता है कोई चीज़ के बारे में, है ना। तो सूंघने से ज्ञान अंदर आ रहा है, तो नाक जो है वो भी हो गया ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद देखो कान तो बताएं, और क्या, त्वचा नहीं, त्वचा तो हो ही गया। जीभ चाट के, माने खाते हैं कोनो तो जीभे से स्वाद पता चलता है, मीठा तीता का है पता चलता है, तो कोई ना कोई ज्ञान वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ याद रखिएगा। आँख, आँखवा ये बोला, आँख, कान, नाक और त्वचा जो चमड़ा है, और जीभ है ये बोला। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आँख भी। ठीक है, इन्हीं की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे आती प्रकाश किरणें नेत्र तक प्रवेश करता है। कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब कोई वस्तु से प्रकाश टकराया, उसके बाद वो हमारे आँखों तक पहुँचा, तभी देख पाते हैं। ठीक है, मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होता है, गोल होता है ही नहीं। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद और कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाव कर सके। तो नेत्र का जो बाहर का भाग है थोड़ा कठोर रहता है। ठीक है, कठोर काहे को रहता है, ताकि अंदर का जो भाग है उसको बचा सके, कहीं चोट उट लग गया, दुर्घटना कुछ हो गया तो उससे बचे, है ना। इसलिए ये बाहर वाला, ये देखिए ना, बाहर वाली
कठोर रहता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। सबसे आगे वाला जो भाग है जो पारदर्शी होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग के मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला कॉर्निया, उसके नीचे एक मांसपेशी होता है जिसको आइरिस या परितारिका भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब नाम है ना। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसको पुतली कहते हैं, पुपिल इंग्लिश में, पुतली। ठीक है, पुतली के आकार को आइरिस नियंत्रण करता है। और पुतली जो होता है आइरिस के में छोटा सा द्वार जैसा, दूरा जैसा, उसका आकार छोटा बड़ा होता है, उसको कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करता है, और आइरिस ही वो भाग है जो कि आँख में रंग प्रदान करता है। जैसे जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिस की बात कर रहे हैं, है ना, आइरिस की रंग की बात करते हैं। लाल दिख रहा है यानी आइरिस लाल हो गया। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है ना, जो केंद्र पर मोटा होता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करते हैं जहां प्रतिबिंब बनता है। उस पटल को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो क्या होता है, पुतली के पीछे, पुतली है उसके पीछे एक लेंस है, ऐसे वाला लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, बीच मोटा, ये प्रकाश को फोकसित करता है पीछे साइड, नेत्र के पीछे साइड, यहाँ, जिसको रेटिना बोलते हैं। यहाँ फोटो इमेज बनता है, ये इधर फोकसित पीछे साइड। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए रेटिना, चित्र में समझिए। सबसे आगे का भाग तो कॉर्निया रहेगा, उसके पीछे ये मांसपेशी वाला भाग आइरिस, यहाँ पे देखिए ये लेंस, लेंस, और ये फोकसित पीछे होगा। ठीक है, पीछे होगा, इसको रेटिना बोलते हैं। यहीं पे रेटिना में इमेज बनता है, चित्र बनता है। ठीक है, और ये चित्र बना वो कैसे हमको पता चल रहा है क्या चीज़ का चित्र बना, तो यहाँ से बहुत सारा दिख रहा है, तंत्रिका नस गया हुआ है ना, कोशिका, बहुत सारा इधर तार समझिए कनेक्शन, कहाँ ब्रेन तक गया हुआ रहता है। तब दिमाग में जाता है यहाँ से कनेक्शन, तब कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं ये हमरे वाली है कि दूसर वाली है ना, या जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या चीज़ है, कब, जब यहाँ से चलिए। अब यहाँ से तरवा काट देंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्या देख रहे हैं, है ना। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता तथा वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, उस जगह को अंधबिंदु कहते हैं। और जहाँ पे रेटिना का जो संधि है, जहाँ पे तरवा जुटल है तंत्रिका कोशिका, वहाँ पे अगर कोई तंत्रिका कोशिका कहीं पे नहीं रहता, यहाँ पे है ना, तंत्रिका कोशिका यहाँ नहीं रहता है, तो जहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर ये दिख रहा है लेकिन वो कोशिका नहीं, न्यूज नहीं जा रहा है, तो कुछ होने पता चलेगा, तो उसको अंधबिंदु कहते हैं। वहाँ पे इमेज नहीं बनता है, अंधबिंदु। ठीक है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है, लगभग 1/16 सेकेंड तक, यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग तक कोई वस्तु को हटा भी दे, जैसे ऐसे करके ऐसे हटा भी दे, तो 1/16 सेकेंड तक ऐसे हटाइए तो हल्का सा समय के लिए जो प्रतिबिंब है आँखों में बना ही रहता है। ठीक है, इसीलिए कोई चीज़ स्पीड से घूमता है ऐसे गोल 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 गनगना के, तो 1/16 जो सेकेंड जो है उसमें कितना चक्कर मार देता है, 1/16 सेकंड में भी चक्कर मार देता है। इसलिए क्या पता नहीं चलता है, लगता है हटा ही नहीं, जैसे पंखा, तीनों को पता है उसका, लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है तो लगता है पूरा पत्ता बिछा हुआ है? खाली जगह नहीं दिखता है, काहे कि स्पीड से घूम रहा है। अब ऐसे जैसे हाथ वहाँ घुमाइए तो लगता है पूरा, खाली जगह नहीं दिखेगा, है ना। तो इससे ज़्यादा स्पीड से अगर करिएगा 1/16 सेकेंड से ज़्यादा तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। एकदम जल्दी जल्दी कोई चीज़ मूव कर रहा है तो बीच में गैप खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फोटोआ बनले रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर फोटोआ बनले है, दूसरा आ जाता है, मतलब फोटोआ हटिए नहीं रहा है ना। इसलिए पूरा दिखता है, जैसे पंखा में पूरा लगता है, पूरा चलने के बाद पंखा चलने लगता है तो लगता है पूरा एकदम ये पूरा पैक है, जगह है नहीं, लेकिन हथवा घुसाइएगा तो काट देगा, है। तीन को पता ही रहता है, गनगना के घूमता है, इसलिए पूरा पैक लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः नेत्र
पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु की अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र के भांति चलती फिरती अनुभव होती है। वही चीज़ 16 सेकंड से ज़्यादा दर से अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो ख़त्म नहीं होता, मतलब लगता है पूरा पैक पूरा दिखता है ना, चित्र के माप। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर स्थित वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है। नेत्र का ऐसा चीज़ है कि दूरों को देख सकते हैं, सामनों को देख सकते हैं। यह वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। और निकट बिंदु जो है मतलब कितना से सामने को देख सकते हैं आसानी से, वो समय के अनुसार बदलते रहता है ना। कोई है कि बहुत सामने का भी देख लेगा, कोई सामने का नहीं देख पाता है, दूर का देख पाता है। तो समय के अनुसार और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर सामान्य नेत्र की बात करें यानी ठीक ठाक अगर है तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इसी को बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। तो बोलेगा निकट बिंदु कितना होता है सामान्य नेत्र का, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कि जिस दूरी पर कोई चीज़ अगर है तो स्पष्ट देख सके, कोई लिखा हुआ चीज़ भी है तो उसको स्पष्ट ऐसे पढ़ सके, तो वो निकट बिंदु वही है। कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा सटाइएगा ऐसा तो आँखवा दर्द देने लगेगा। ऐसा करके देखिए ना, आँखवा दर्द देने लगेगा और धुंधला दिखेगा, नहीं पढ़ने सकेगा, है ना। कुछ मनुष्य नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तु को देख सकते हैं, सामने को नहीं देख सकते। कुछ लोग होते हैं, कुछ व्यक्ति सामने को अच्छा दिखता है, दूर का नहीं। किसी का दूर का अच्छा दिखना, सामने का नहीं। तो जिसका दूर का अच्छा दिखता है, सामने का नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और जिसका सामने का दिख रहा है, दूर का नहीं, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं ना। बीमारी है, ठीक। उचित संशोधन लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र की दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ये जो दृष्टि दोष है यानी सामने का चीज़ नहीं दिखना या दूर का, तो उसको लेंस लगा करके, उचित क्षमता का लेंस लगा करके उसको दूर किया जाता है, यानी चश्मा लगा, ठीक। हाँ, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। खासकर बूढ़ावस्था में पूरा धुंधली हो जाती है, ना दूरे का ना सामने का, कोनो नहीं हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाना है। तो क्यों होता है? क्योंकि लेंस हुआ धुंधला आ जाता है। ऐसे धुंधला लेंस से देखिए तो वैसे नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो गया। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। यानी लेंस हुआ ऐसे छप आ जाता है ऊपर में, मतलब धुंधला हो जाता है, एक परत चढ़ जाता है, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। और शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन द्वारा इस लेंस को, धुंधला हो गया तो इसको हटा करके और नया लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल और सुरक्षित बना दिया। तभी अब आसानी से ऑपरेशन हो जाता है ना, सरल और सुरक्षित हो गया है, कोई वैसा रिक्सी का बात नहीं होता है। आँख की पुतली का बड़ा या छोटा होना। तो आँख का पुतली का बड़ा छोटा होने, देखिएगा आँख को प्रकाश जैसे डाल के देखिएगा तो टॉर्च तो बंद हो जाता है, देखिए। और सामान्य लाइट है तो ठीक ठाक दिखता है, टॉर्च मार दीजिए फोकस वाला तो पूरा बंद हो जाता है। तो पुतली का आकार में नियंत्रण अंदर से भी है, ऐसा नहीं कि खाली चमड़ा वो बंद हो जाता है। अंदर का आँख का भी आकार छोटा बड़ा होता है, पुतली का आकार, है ना। उसको देख सकते हैं प्रकाश टॉर्च डाल के। तो वही क्रियाकलाप है, टॉर्च को बंद कीजिए और आँख में दीजिए तो वैसे बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंध बिंदु की जांच करते हैं। क्रियाकलाप फिर से 2-3 सेंटीमीटर कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस चिन्ह लगाए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होनी चाहिए। गोल चिन्ह जो रहेगा क्रॉस का दायां ओर, यानी इधर क्रॉस इधर गोल। दोनों चिन्हों के बीच दूरी लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर रखना है। कागज के इस पर सीधे हाथ से नेत्र के सामने पकड़िए, नेत्र के सामने पकड़ना है, आँख के सामने। अब बाएं आँख को बंद कीजिए तथा दाहिने आँख को क्रॉस को देखिए, आप क्या देख पाते हैं। कागज की शीट को धीरे धीरे अपने नेत्र की ओर लाइए। गोल चिन्ह शीट के एक दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। गोल चिन्ह के अदृश्य होने का कारण यह है कि रेटिना पर एक ऐसी बिंदु है जहाँ पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता है ना। तो अंध बिंदु है,
प्रकाश वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन वहाँ तक दिमाग तक, मस्तिष्क तक उसका सूचना जाइए नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं पहचान पाता है ना। जैसे सामने करके देखिए ऐसे ऐसे, तो कोई इतना दूर में ये जैसे अरे कि इधर है, तो सामने करेंगे तो उधर वाला नहीं दिखेगा एक ठो, ऐसे या एक आँख बंद कर दे तो भी नहीं दिखे। तो किसी ऐसे मतलब है यहाँ पे है, सामने ही है, लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब क्या कि वो इमेज तो बन रहा है आँख वहाँ में, लेकिन उसका न्यूज नहीं जा रहा दिमाग वहाँ तक, तो थोड़ी जानेगा कहाँ है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है हमको। तो ये अंधबिंदु स्वीकार है। देखिए दृष्टि निर्बध क्रियाकलाप फिर है। गत्ते का एक टुकड़ा और पेंसिल लीजिए, गत्ते के एक और एक तोता और दूसरी ओर एक पिंजरा का छिद्र बनाना, एक और तोता और एक तरफ पिंजरा बनाना है। गत्ते के ऊपरी सिरे को नज़दीक तथा निचले सिरे को नज़दीक एक एक छिद्र बनाए, दोनों में छिद्र बनाना है, उसमें पेंसिल लगाइए। पेंसिल के निचले हिस्से को दोनों हथेलियों से पकड़िए और आगे पीछे तेज़ी से घुमाइए। इसको घुमाना है, तो घुमाने से ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे घुमाइएगा ऐसे, तो घुमाने से लगेगा एक तरफ तोता बना हुआ है, एक तरफ ये पिंजरा बना हुआ है, ठीक है। गत्ता में एक तरफ क्या है, तोता, और एक तरफ ये पिंजरा, एक तरफ तोता। लेकिन इसको जब ऐसे ऐसे जोर से हिलाइएगा तो लगेगा ना कि पिंजरुआ का अंदर तोतवा है, ऐसा है ना। जब गत्ते को पेंसिल की सहायता से तेज़ी से घुमाते हैं तो तोता पिंजरे के भीतर दिखाई देता है, क्योंकि जब गत्ता तेज़ी से घूम रहा होता है तो रेटिना से तोता का प्रतिबिंब हटने से पहले पिंजरा का चित्र रेटिना पर बन जाता था। क्यों कैसा हो रहा है, क्योंकि तेज़ी से जब घुमा रहे थे तोतवा का चित्र हटा भी नहीं दिमागवा से, और फिर वहाँ पिंजरू आ जा रहा है, यही लगता है उसके अंदर। जैसे ये पेन वाक जोर से ऐसे ऐसे हिले हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं वैसा लग रहा, लेकिन देखिए पेन जैसा दिख रहा है, ऐसे जोर से हिलाएंगे तो लगता है पूरा कोई चीज़ है इतना बड़ा का, है ना। तो स्पीड से घुमा, जैसे वही पंखा वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, पंखा घुमा के देखिए ना, लगता है पूरा पैक है ना। तो ये इस घटना को, इस परिघटना को दृष्टि निर्बध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेत्रों का देखभाल, नेत्र बहुत ज़रूरी है बाबू, आँख बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसको देखभाल भी तो करना चाहिए। तो नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है। सामान्य होने पर, समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, यानी आँख का जो डॉक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए। नेत्रों को नियमित जांच भी करानी चाहिए। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए, ठीक है। सब साफ पानी से कम 2 बार धोइए आँख को। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक, बहुत कम प्रकाश का में भी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, या बहुत तेज प्रकाश में भी, दोनों हानिकारक है, ठीक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र का में खिंचाव, सरदर्द हो सकता है। तो अपर्याप्त यानी कम प्रकाश रहेगा तो वहाँ पे आँख में खिंचाव हो सकता है, तनाव है ना, और सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति, और सूर्य जैसे या कोई शक्तिशाली एकदम आँख में आ गया तो वो रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए ठीक ठाक प्रकाश में रहना चाहिए, खास करके पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो। पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा कोई देख सूत जाता है किताब पे मर पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम बहुत दूर रख कर एकदम ठिठा के देख रहे हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक ठाक दूरी में रखना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करें। अगर बोला डॉक्टर चश्मा पहनने तो पहनिए, है ना। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, मतलब डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए ना। आँख झमा जाती है, जैसे बल्ब को देख रहे हैं तो आँखों कैसा हो जा रहा है, नहीं देखना चाहिए। मेरा अभी लाइट को देख देख के वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत हो गया, आँखों में जाँच कराना होगा। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी नहीं देखना, नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए ना। यदि आपके नेत्र में धूलकण, मिट्टी या धुआं चला जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोइए, साफ पानी से धोना चाहिए। यदि सुधार ना हो तो डॉक्टर का सलाह लीजिए। दूषित नदियों तथा तालाबों में स्नान ना करें, गंदा पानी से नहीं नहाना चाहिए ना, तो आँखों को घुसेगा। रात में टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, देखते समय या कंप्यूटर कार्य करते समय कमरे की लाइट अवश्य जला ले। और रात में मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कमरे का लाइट जला लीजिए। क्योंकि लाइट जला रही है और पूरा लाइट रहेगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चारों तरफ अंधेरा रहेगा, खाली मोबाइल जलते रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उसमें, है ना। इसीलिए लाइट जला लेना चाहिए या मोबाइल के लाइट को एकदम कम कर लेना चाहिए, ठीक है। नाइट मोड कर लेना चाहिए मोबाइल है तो, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ उपाय है, याद रखिएगा इस सबको और उपयोग करिएगा। देखिए, चाक्षुष
दिव्यांग वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चाक्षुष माने आँख से दिव्यांग, यानी जो नहीं दिखता है जिनको, जो अंधे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ये कहना है ना। कुछ व्यक्ति चाक्षुष यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं तथा उनकी देखने की दृष्टि सीमित होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते अर्थात अंधे होते हैं। कुछ व्यक्ति बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनि को ध्यान में रख करके, ध्यान से सुन करके वस्तु को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिसका आँख नहीं होता है ना, उसका दूसरा ज्ञानेंद्रिय जो है, बाकी ज्ञानेंद्रिय जिससे वही ज्ञान प्रवेश करता है, उसको बहुत मजबूत वो लोग कर लेता है ना। भले आँख से नहीं दिखता लेकिन बहुत तेज हो जाता है, आराम से चल ले जाता है, इधर से उधर चल जाता है। क्या है कि बाकी सब उसका यानी कान, नाक, ये सब बड़ा उसका तेज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो ऊपर वाला ने भी एक से अगर महरूम कर दिया तो ऐसा नहीं कि सभी चीज़ को ख़राब कर दे ना। तो आँख अगर ना दे तो बाकी चीज़ को बहुत तगड़ा दे देता है ऊपर वाला, ताकि वो उसका भी ज़िंदगी बसर हो सके अच्छे से, है ना। अतिरिक्त संसाधन होने उन्हें अपने क्षमताओं को और अधिक विकास करने के सक्षम बनाता है। और कुछ संसाधन है जो कि उनकी क्षमता को और अच्छा बना देता है। जैसे ब्रेल लिपि होता है जिसके द्वारा वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि ऊपर उठा हुआ रहता है ना उसका, जैसे कॉल गले ये ऊपर हो रहता है, तो ऐसे ऐसे छू के वैसे करके पता चलता है ये कहाँ है, इस तरह से करा। चक्षांशु दिव्यांग व्यक्ति के लिए पढ़ने की सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। लुई ब्रेल स्वयं एक चाक्षुष दिव्यांग थे, यानी कि आँख उनका भी नहीं दिखता था। उन्होंने एक लिपि विकसित की तथा जिसकी मदद से चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं, यानी कि जो आँख नहीं दिखता जिनको, वो उस लिपि से पढ़ सकते हैं। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया। इसमें कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो ये ब्रेल कोड का उपयोग, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके ऐसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका खोज कौन किया था? ब्रेल, वो भी दिव्यांग था ना, लुई ब्रेल नाम था उसका, 1851 में। ब्रेल पद्धति में 65 बिंदु की पैटर्न होता है, 65 को बिंदु पैटर्न होता है। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है। अक्षरों को समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। जैसे ये सब बिंदु रहता है, इसमें अलग अलग अक्षर को पैटर्न के जैसा बना करके और समझा जाता है, देखिए, ठीक है। ब्रेल पद्धति के पैटर्न, इन उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श कर शब्दों को पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया है। अब देखिए क्यों जरूरी है नेत्रदान। नेत्रदान क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, और क्यों जरूरी है नेत्रदान, क्यों जरूरी है आखिर है। तो नेत्रदान किसी सामान्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। नेत्रदान कोई भी कर सकता है, जो थोड़ा हल्का फुल्का कोई बीमार से पीड़ित तो भी कर सकता है, ठीक है, बस आँख सही रहे तो। यह उसकी मृत्यु के बाद अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को लगाया जा सकता है। नेत्रदान मृत्यु से 4-6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। तो मरल बाद नेत्रदान होता है ना, मरने के 4 से 6 घंटा के अंदर। अब कहिएगा मर गया तो दान कैसे करेगा रे बाबा, ये तो समस्या है। तो क्या होता है, मरने से पहले वो रजिस्टर कर जाता है नेत्र बैंक में कि हम दान देंगे नेत्र, तो घर वाले भी को भी खबर कर दिया जाता है उनको कि हम ऐसा किए हैं। तो घर वाले जब उनका डेथ हुआ तो वहाँ तक न्यूज पहुँच जाते हैं, है ना। फिर वहाँ से वो आ करके उनका ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं आँख को। नेत्रदान अंधता से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक बहुमूल्य भेंट है। तो नेत्रदान बहुत बड़ा भेंट है, इतना बड़ा उपहार और कुछ हो ही नहीं सकता किसी के लिए, हैं। अब बेचारा कोई किसी का आँख नहीं है, कोई देख नहीं पाएगा। अब एक है कि मर के भी उसको एक ज़िंदगी दे दिया, है ना। इस रंगीन दुनिया को कभी देख नहीं पाता, लेकिन एक इंसान है कि मरने के बाद भी उसने अपना आँख निकाल के और उसको दे रखा, यानी उसके ज़िंदगी में खुशहाली रंगों से उसका ज़िंदगी को भर दिया। तो इससे बड़ा भेंट और क्या हो सकता है ना। तो बहुत बहुमूल्य भेंट है, जिसका कोई
कर्ज या जिसका कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर अपना धरोहर रखना होता है। इसके बारे में अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर दिया जाता है ना, मतलब कोई नेत्र बैंक है वहाँ भी अपना रजिस्टर करा लिया जाता है और अपने घर वालों को बता दिया जाता है, तब ना वो खबर करेगा। घर वाले कहेंगे तू खुद बेचारा मर गया तो ये क्या खबर करेगा हैं। लेकिन मरते मरते कितना बड़ा काम हो जाता है, मर के भी किसी की ज़िंदगी बना के चले गए बिना किसी लाभ। मर गए तो क्या फ़ायदा इनको है, कुछ नहीं। ताकि मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाए, है ना। नोट देखिए कुछ एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, टेटनस, हैजा, एन्सेफलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, यानी ये सब बीमारी से जो पीड़ित है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है। दृष्टिहीनता साहस को कुचल नहीं सकता। देखिए कुछ कुछ लोगों की कहानी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि दृष्टिहीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में बेहतर कार्य किए हैं ना, जिसे लोग याद कर सके उन्हें ना। तो वैसे ही एक एग्जाम्पल है रांची के अन्नका टोपो, रांची के निवासी है। उन्होंने दृष्टिहीनता को अपनी उन्नति के मार्ग पर कभी बाधा नहीं बनने दिया। ऐसा नहीं था कि जन्म से ही वह दृष्टिहीनता के शिकार थे। 1993 में जब उनकी आंखों में थोड़ी समस्या हुई तो अस्पताल गए, उन्हें कुछ दवाइयाँ दी गई। शुरू में दृष्टि में कुछ सुधार भी हुआ, परंतु धीरे धीरे इसमें गिरावट होने लगी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए 2 वर्ष के अंदर 5 बार ऑपरेशन किया गया, परंतु धीरे धीरे दृष्टि जाती चली गई। उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर अब तो मैं दृष्टिहीन हूँ। दूसरे ही क्षण उन्होंने अपना विचार बदली। तो देखिए वो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन जन्म से अंधा नहीं थे। कुछ बीमारी हुआ, ऑपरेशन भी कराया बहुत बार, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा उसका रोशनी आँख का चला गया, है ना। तब उसको ख्याल आया कि हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अब कहाँ से, अब तो मेरा आँख ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बने। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ना, मैं अपने समुदाय से इस राज्य का पहला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, है ना। बिना आँख का डॉक्टर बनना है तो बनना है, आँख चला गया कोई दिक्कत नहीं, है ना। और लग गया मेहनत करने में। उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने छपी किताबों से आवाज़ आने वाली मशीन का सहारा लिया और आवाज़ आने वाली मशीन की सहायता से पढ़ा उन्होंने। फिर प्रारंभ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने दृष्टिहीन होने के कारण प्रवेश में अनुमति नहीं दी। अभी ये संस्थान, ये कॉलेज जो है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, कॉलेज में एडमिशन ही इनको नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि दृष्टिहीन थे कि आँख दिखता नहीं, क्या पढ़ेगा, क्योंकि कॉलेज वाले एडमिशन नहीं ले रहे थे। तब इन्होंने कानून का सहारा लिया, केस लड़ा और अंततः जीत हुई इनकी और संस्था में एडमिशन मिल गया। उसके बाद आज है कि ये सफल डॉक्टर के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बाबू, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर हौसला है, आपका दिमाग सही है, क्योंकि इंसान मन से, दिमाग से विकलांग हो गया तो उसका ज़िंदगी ख़त्म, कुछ नहीं कर सकता है। हाथ से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो, आँख से विकलांग हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, अगर उसका मानसिक विकलांगता ना हुआ हो उसका अंदर, मतलब मानसिक उसका विकलांग ना हुआ है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए कभी कमज़ोर खुद को नहीं समझना कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है ना। बस अपने दिमाग, मस्तिष्क को विकलांग मत करिए। हाथ और पैर विकलांग कुछ नहीं उखाड़ नहीं सकेगा आपका। ठीक है। इन्होंने भी देखिए, आँख नहीं था फिर भी इतना बड़ा काम कर दिए, मतलब एक डॉक्टर बन गए। और आपके पास आँख है, कान है, नाक है, सब बढ़िया है, हाथ पर सब बढ़िया है, फिर भी बहाने ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं करते। तो इन लोगों की कहानी से कुछ सीखिए, है ना, और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। एक श्वेता मंडल है, देखिए, ये जब 6 वर्ष की थी तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। ब्रेन ट्यूमर हुआ उस समय। 9 वर्ष की चिकित्सा के बाद उनकी दृष्टि खो गई, ब्रेन ट्यूमर भी हो गया, फिर 9 साल उसका इलाज चला, उसके बाद उसका आँख भी खत्म। उन्होंने विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण की, फिर इग्नू से स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से की एवं स्वर्ण पदक प्राप्त की, गोल्ड मेडल, है ना। परीक्षा में उन्होंने लिपि से ध्वनि में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया, तो ये भी एक कामयाबी इतना हुई बिना आँख का, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं
तो आपके अगर सब कुछ सही सलामत है आपका, तो इन लोगों से कुछ सीखिए कि जिनके पास आँख ना हो, ब्रेन ट्यूमर हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, वो लोग इतिहास रच देते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये लोग कर लिए तो आप भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, है ना, और अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास कीजिए। बस यही कहकर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। चैप्टर भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के। अगर आप बुक इसका डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में अपलोडेड है, JCERT साइंस लिखिएगा आ जाएगा, ठीक है। क्लास 8 JCERT साइंस क्लास 8 लिखिएगा आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा बाबू? क्वेश्चन आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में कहाँ जाना है रे भाई? प्ले लिस्ट में नहीं, प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में जहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड होता है वहाँ जाइए, लिखिएगा क्लास 8 JCERT साइंस, है ना, JCERT साइंस, तो आ जाएगा। उसमें पूरा बुक भी मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। मैथ का भी एप्लीकेशन अपलोड कर दिए हैं, मैथ वाला भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद मैथ का सॉल्यूशन भी आपको अपलोड कर देंगे।